हेलो बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट 12th में भौतिक विज्ञान में आगे के टॉपिक को देखेंगे। पिछले लेक्चर में आपको प्रिज्म के लिए जो है अपवर्तनांक का सूत्र दिलवाया गया था, n=sin a+del m/2 और साइन देखो ये सूत्र बताया गया था आपको। ठीक है, देखो पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण टॉपिक है। पतले प्रिज्म पतले प्रिज्म पतले प्रिज्म पतले प्रिज्म के लिए पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण। देखो आपको नॉर्मल पढ़ाया गया है। एक पतला प्रिज्म का मतलब यह है, एक पतले प्रिज्म का अर्थात जिसका प्रिज्म कोण 5 डिग्री है उससे कम हो। ठीक है, जिसका प्रिज्म कोण जो है वो 5 डिग्री मतलब एंगल। एक पतले प्रिज्म का तात्पर्य हुआ कि ए का मान जो है वो 5 डिग्री या 5 डिग्री से कम हो। ठीक है, ये पतला प्रिज्म। और एक पतले प्रिज्म के लिए देखो, चूँकि आपने नॉर्मल फार्मूला पढ़ा n= क्या पढ़ा आपने, sin a+del m/2 बटे में पढ़ा आपने sin a/2। ठीक है, एक पतले प्रिज्म के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो पतले प्रिज्म के लिए आप देखो आप लिख सकते हैं कि sin a+del m/2, इसको ऐसे लिखिए सीधे सीधे। डेल को del m लिखिए, डेल को क्या लिखेंगे, del m लिखेंगे, और sin a+del m को सीधे से sin a/2 जो है वो सिमिलर केवल a/2 रेडियन में नापेंगे, और दूसरा sin a+del m/2 जो है वो केवल a+del m/2 लिखा जाएगा, a+del m/2। ठीक, तो यहाँ पर ये सूत्र हो जाएगा n= ऊपर होगा a+del m/2, भाई साइन हट गया। ठीक, और बटे में आ जाएगा a/2। 2 से 2 कैंसिल, n से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो na बराबर कितना हो जाएगा, a+del m, है ना। अब यहाँ से del m का मान निकालेंगे तो del m बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका na माइनस का a कॉमन कर लो, n माइनस कितना आ जाएगा 1, ये आ जाएगा del m। ठीक है, ये पतले प्रिज्म के लिए सूत्र है, विचलन का सूत्र है पतले प्रिज्म के लिए केवल। ठीक है, ये हो गया आपका, क्लियर है। देखो अगला टॉपिक है वर्ण विक्षेपण, हटा दें। ठीक, अगला टॉपिक है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण जैसे नाम से है। ठीक है, नाम क्या कहता है, वर्ण विक्षेपण मतलब कलर का बिखराव, रंगों का बिखराव। ठीक है, प्रकाश के रंगों का अलग अलग घटनाओं में, ठीक है, अलग अलग रंगों में बट जाना। ठीक है, प्रकाश किरण का अलग अलग रंगों में बट जाना, ये कहलाता है वर्ण विक्षेपण। ठीक है, देखो सूर्य के प्रकाश में सभी रंगों के प्रिज्म पाए जाते हैं। सूर्य का जो प्रकाश होता है उसमें सभी रंग के प्रकाश मतलब सभी रंग के प्रकाश होते हैं। जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरता है, देखो ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है आपका, समझिए बात को, ये प्रिज्म है। और जब कोई सफ़ेद रंग का प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से ऐसे पढ़ के, ऐसे सफ़ेद रंग का प्रकाश किरण हो गया, यहाँ पे पड़ा, जब पढ़कर ये जाना चाह रहा था कहाँ पर, ऐसे सीधे। ठीक है, लेकिन ये विचलित होकर ऐसे देखो, एक थोड़ा सा कम विचलन हुआ एक में, ऐसे पड़ा। ठीक है, यहाँ से पकड़े पढ़ के और इधर को निकल गई, ये निकल गई। एक थोड़ी सी ज़्यादा विचलित हुई और इधर निकल गई, और एक और ज़्यादा विचलित हुई, वो ऐसे पढ़ के ऐसे निकल गई। ठीक है, मैं इसको कह लेता हूँ रेड कलर है। ये कौन सी है, कलर रेड है, मतलब ये लाल रंग की है। ठीक है, और ये है येलो रंग की, ये कह लो येलो है। ठीक है, और ये वाली है आपके पास वायलेट बैगनी कलर। ठीक, अब देखो इसके विचलन कोण को मैंने डेल आर कहा, मतलब सबसे कम विचलन डेल आर में दिख रहा है, इससे ज़्यादा विचलन कोण डेल वाई में दिख रहा है, और सबसे ज़्यादा विचलन दिख रहा है हमें डेल बी में। ठीक है, और देखो इसको अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएं ऐसे, हाँ, इसको अलग पीछे की ओर बढ़ाएं ऐसे, तो दोनों प्रकाश किरणें यहाँ पे आके मिल गई, ये कोण कहलाता है थीटा, विचलन कोण। ठीक है, ये हो गया आपका, ये कहलाएगा कोणीय वर्ण विक्षेपण। ठीक, तो देखो पहला टॉपिक वर्ण विक्षेपण क्या है।
वर्ण विक्षेपण पढ़ा रहे हैं। पहला टॉपिक है वर्ण विक्षेपण। ठीक, सूर्य के प्रकाश में सभी रंगों के प्रकाश किरण पाए जाते हैं। जब कोई क्षेत्रफल किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो अपने घटक रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। ठीक है, इस घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। जब श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो अपने घटक रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। यह घटना कहलाती है आपकी वर्ण विक्षेपण। ठीक है, अब देखो इसके बाद जो है दूसरा, और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, अलग अलग रंग। ये होता क्यों है ये घटना, ये घटना मतलब प्रकाश अपने अलग अलग रंगों में विचलित क्यों होती, क्योंकि अलग जो प्रकाश के अलग अलग रंग की प्रकाश की चाल जो है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। ठीक है, मतलब लाल रंग की प्रकाश की चाल कांच में अलग, बैगनी रंग की अलग, और इसीलिए अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, ये हो गया टॉपिक। अब देखो अगला टॉपिक है कोणीय वर्ण विक्षेपण। इसकी जो है डेफिनेशन पूछी जाती है, कोणीय वर्ण विक्षेपण। ठीक है, कोणीय वर्ण विक्षेपण। देखो कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या है, किसी प्रकाशिक माध्यम की कोणीय वर्ण विक्षेपण। देखो दो रंगों के निर्गत प्रकाश किरणों के बीच बने कोण को, देखो दो रंगों के निर्गत प्रकाश किरण, देखो निर्गत जैसे लाल और वायलेट है ना, इनके बीच ये देखो मैंने बनाया है, ये पीछे बढ़ा दो, जहाँ पे ये बना इसको कहते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो दो रंगों के निर्गत प्रकाश किरणों के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। फिर से एक बार देखिए, देखिए देखो ये लाल रंग है, ये आपका वायलेट रंग है, ये दोनों को मैंने पीछे बढ़ाया ऐसे, तो ये आपका वर्ण विक्षेपण हो गया किसके बीच का, रेड और वायलेट के बीच का। ठीक, ऐसे पीले रंग को पीछे बढ़ा दो तो पीले और उसके बीच में निकाल सकते हैं ऐसे। ठीक है, मतलब अगर चाहें तो हम ऐसे पीले रंग के बीच को बढ़ा सकते हैं ऐसे, है ना, ऐसे पीछे बढ़ा दें पीले रंग के लिए, ऐसे ये बढ़ा दें तो ये वाला है, ये दो लाल और पीले रंग के बीच का कोणीय वर्ण विक्षेपण हो गया। फिलहाल के लिए मैंने रेड और येलो के लिए बनाया है। ठीक है, तो दो निर्गत रंगों की प्रकाश दो रंगों की निर्गत प्रकाश किरणों के बीच बने कोण को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, और ये थीटा का मान अगर मैं ज्ञात करना चाहूँ, ये वाला थीटा, तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखो यहाँ से ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू, देखो लाल और किसके बीच, रेड के बीच, तो देखो डेल वी बड़ा कोण कौन सा, डेल वी माइनस क्या हो जाएगा, डेल आर। भाई थीटा ज्ञात करना है, ये वाला थीटा ज्ञात करना है, ये कैसे निकाल सकते हैं, ये बड़ा कोण और माइनस का कितना है ये कोण, तो ये बीच वाला कोण आपको ये वाला कोण मिल जाएगा। भाई ये कोण चाहिए ये वाला, ठीक है, ये कोण चाहिए, ये कोण का मतलब वो ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा कोण, और उसमें से माइनस कर दो नीचे वाला, डेल वी माइनस डेल आर हो गया। ठीक है, अब देखो चूँकि आपने फार्मूला क्या पढ़ रखा है, डेल एम इज इक्वल टू, अभी भी पढ़ा है मैंने, ए और ब्रैकेट में एन माइनस कितना आर, तो अगर डेल एम ये है तो डेल वी कितना हो जाएगा बोलो, ए ब्रैकेट में एन वी माइनस आर। ठीक है, एन वी माइनस वन, सॉरी आर नहीं, एन वी माइनस वन। इसी प्रकार से डेल आर क्या हो जाएगा, ए ब्रैकेट में एन आर माइनस वन हो जाएगा। तो सूत्र थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देख लो, ये मान रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ना, बोलो ए एन वी माइनस वन और माइनस का ए एन आर माइनस का वन बटे में यहाँ पर हो जाएगा एन ए और ब्रैकेट में एन वाई माइनस वन, ये हो जाएगा आपका, नहीं बटे में नहीं, सॉरी बटे में कुछ नहीं होगा। ये हो गया आपका। अब देखो थीटा बराबर ए कॉमन करके ब्रैकेट खोल दो, एन वी माइनस वन माइनस का एन आर और प्लस का वन, तो वन से वन क्या हो गया कैंसिल, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में एन वी माइनस एन आर। ये आपका फिर बेसिक फार्मूला होगा कोणीय वर्ण विक्षेपण का। ठीक है, अब यहाँ पे एन वी और एन आर कुछ भी हो सकता है, जिन रंगों के बीच में ज्ञात करना हो उसी का अपर्तनांक रख लीजिए, निकल आएगा। ठीक है, अब कोणीय वर्ण विक्षेपण हो गया। अगला टॉपिक क्या है, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता। इंपॉर्टेंट जो है डिफिनेशन है दोनों की। ठीक है, चलिए देखिए, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता। अगला टॉपिक है कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता। इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बटे डेल वाई होता है। डिफरेंशियल सुनो, ठीक है, देखो किसी प्रकाशिक ये वर्ण विक्षेपण क्षमता है, तो लिखेंगे किसी प्रकाशिक माध्यम की कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता। ध्यान से सुनिए, किसी प्रकाशिक माध्यम की कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता किन्हीं दो रंगों के बीच उत्पन्न वर्ण विक्षेपण
किन्हीं दो रंगों के बीच उत्पन्न कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा माध्य प्रकाश किरण पीले रंग के लिए उत्पन्न विचलन कोण के अनुपात की क्या होती है, बराबर होती है। किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता, क्या लिखेंगे, किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता किन्हीं दो निर्गत प्रकाश किरणों के बीच उत्पन्न कोणीय वर्ण विक्षेपण, ठीक है, तथा माध्य प्रकाश किरण पीले रंग के लिए, माध्य प्रकाश किसके लिए, पीले रंग के लिए जो है उत्पन्न विचलन कोण के अनुपात की क्या होती है, बराबर होती है। क्लियर है, के बराबर होती है, ये हो गया आपका। ठीक, अब देखो तो यहाँ से अगर थीटा का मान निकालें तो देखो, चूंकि अभी मैंने पढ़ाया आपको थीटा बराबर क्या होता है, डेल वी माइनस डेल आर, अभी निकलवाया है, ठीक है। और डेल वी बराबर आप मान रख लेंगे, थीटा बराबर डेल वी का मान अभी निकलवाया था, ए ब्रैकेट में एन डेल वी होगा ये, ठीक है, एन वी माइनस वन, ठीक है, माइनस ए ब्रैकेट में एन आर माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ रख लेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका थीटा बराबर कितना, ए कॉमन कर लेंगे तो एन वी माइनस वन माइनस का एन आर और प्लस का वन, वन से वन क्या हो गया कैंसिल, ए ब्रैकेट में एन वी माइनस कितना एन आर, ये निकाल लिया आपने थीटा, ठीक है। अब डेल वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, डेल वाई बराबर हो जाएगा ए ब्रैकेट में एन वाई माइनस वन, तो यहाँ पे सूत्र रखेंगे ये वाले में, तो ओमेगा बराबर ए का मान हो गया ए ब्रैकेट में एन वी माइनस एन आर बटे में ए एन वाई माइनस वन, ए से ए क्या हो जाएगा कैंसिल, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू एन वी माइनस एन आर और बटे एन वाई माइनस वन, ये हो गया आपका। ठीक, ये कोणीय वर्ण विक्षेपण है। देखो फिर से एक बार देख लो, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं, किसी प्रकाशिक माध्यम की कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता किन्हीं दो रंगों की निर्गत प्रकाश किरणों के बीच उत्पन्न कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा तथा माध्य प्रकाश किरण पीले रंग के लिए। देखो ये सबसे मतलब सातों रंग में पीला रंग माध्य रंग होता है, ठीक है। माध्य प्रकाश किरण पीले रंग के लिए उत्पन्न विचलन कोण के अनुपात की क्या होती है, बराबर। देखो डेल वाई क्या है, विचलन कोण है, और थीटा क्या है, कोणीय वर्ण विक्षेपण है। तो क्या बोलेंगे, किसी प्रकाशिक माध्यम की कोणीय वर्ण विक्षेपण, किसी प्रकाशिक माध्यम की कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता किन्हीं दो निर्गत प्रकाश किरणों के बीच उत्पन्न कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा माध्य प्रकाश किरण पीले रंग के लिए उत्पन्न विचलन कोण के बराबर होती है। तो देखो बाकी थीटा इक्वल टू डेल वी माइनस आर, केवल मान निकाल दिया, तो ये थीटा का मान उठा के रख दिया, थीटा और उसका डेल वाई का हल कर दिया, मान निकल आया, ठीक है। ये हो गया आपका। क्लियर है यहाँ तक सबको, ठीक। आगे देखो, अब प्रकाश का प्रकीर्णन, चलिए देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। चलो प्रकाश का प्रकीर्णन देखो, माध्यम के कणों द्वारा क्या लिखेंगे, माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर, देखो जैसे सूर्य से प्रकाश किरण आया पहले, ठीक है, तो अब वायुमंडल में जो कण हैं, वायुमंडल में जो गैसों के कण हैं, धूल के कण हैं, ठीक है, ये पहले उस ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, अवशोषित करके भिन्न भिन्न दिशाओं में इसे क्या करते हैं, विकिरित कर देते हैं। यह घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है, ठीक है। माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश को अवशोषित कर पुनः भिन्न भिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। बातें समझ में आई, ठीक। अब देखो लार्ड रैले का प्रकीर्णन नियम, लार्ड रैले का प्रकीर्णन नियम, इसमें शायद ये टॉपिक है नहीं प्रकीर्णन, ठीक है, देख लेना, पढ़ा दे रहे हैं, लार्ड रैले का प्रकीर्णन नियम। देखो लार्ड रैले के प्रकीर्णन नियमानुसार माध्यम के कणों द्वारा, देखो मैंने कहा ना, पहले सूर्य से प्रकाश आता है, फिर माध्यम के कणों द्वारा अवशोषित किया जाता है, फिर उसको उत्सर्जित किया जाता है, ठीक है। तो लार्ड रैले के प्रकीर्णन नियमानुसार, ठीक है, लार्ड रैले के प्रकीर्णन के नियमानुसार माध्यम के कणों द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, माध्यम के कणों द्वारा प्रकीर्णित मतलब जो माध्यम के द्वारा अवशोषित कर लिया फिर इसको दोबारा विकिरित किया जा रहा है, उसकी तीव्रता मतलब कितना विकिरित कर रही है, ठीक है। तो माध्यम के कणों द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता जो है आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की चतुर्थ घात की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, बराबर होती है, ठीक है। बात है, जबकि कण का आकार आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की तुलना में बहुत कम होना चाहिए, ये शर्त है 1/λ⁴, ठीक है। लार्ड रैले के प्रकीर्णन नियमानुसार किसी माध्यम के कणों द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक।
होता है, और जबकि तरंग जो आप कण का आकार है, मतलब जिस पर वो प्रकाश किरण गिरा है उसके आकार जो है वो उसके आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, फिर से एक बार देख लो। लॉर्ड रैले के प्रकीर्णन नियमानुसार किसी कण द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तीव्रता की तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जबकि कण का आकार आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत कम होना चाहिए। ये हो गया आपका टॉपिक। ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है इस साल। देखो रमन प्रभाव। ठीक है, रमन प्रभाव क्या है, देखो देखिए रमन प्रभाव एक अकेले ऐसे भारतीय वैज्ञानिक हैं जिनको इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इनका नाम था सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, इन्होंने बेंजीन जैसे कुछ कार्बनिक यौगिकों पर कुछ प्रकाश किरणों को डालकर प्रकाश का अध्ययन किया। मतलब पहले उन्होंने कुछ कार्बनिक यौगिक ले लिए जैसे बेंजीन वगैरह, उस पर प्रकाश किरणों को डाला और फिर उनसे प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता का अध्ययन किया। ठीक है, तो उन्होंने देखा जो प्रकीर्णित प्रकाश हुई, पहले डाला उस पर, फिर जो कणों माध्यम बेंजीन के कणों द्वारा पहले उसको अवशोषित किया गया, फिर उसको क्या किया गया, उत्सर्जित किया गया। तो उत्सर्जित प्रकाश में उन्होंने देखा कि आपतित प्रकाश की तीव्रता, जैसे मान लो ये बेंजीन का कण है, बेंजीन के कण है, ठीक है, यहाँ से आपतित प्रकाश किरण है, ऐसे ये आपतित प्रकाश किरण। ठीक है, तो जब इस पर पड़ा तो इसके बाद उत्सर्जित प्रकाश किरण इधर निकले, है ना, ऐसे। तो उन्होंने इस वाले किरणों का अध्ययन किया, उत्सर्जित वाले का। ठीक है, फिर से देखो क्या कहा है, देखिए आपतित प्रकाश की तीव्रता बेंजीन जैसे कार्बनिक यौगिक पर उन्होंने प्रकाश किरणों को डालकर फिर उनसे उत्सर्जित होने वाले विकिरणों का अध्ययन किया, और उन्होंने देखा कि जो उत्सर्जित प्रकाश है उसमें आपतित प्रकाश की आवृत्ति तो पाई जाती है, मान लो इसमें न्यू आवृत्ति है तो न्यू आवृत्ति तो मिल रही है। ठीक है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ कम आवृत्ति की रेखाएं भी प्राप्त होती हैं, कुछ ज़्यादा भी। यहाँ तो सभी न्यू आवृत्ति की आ रही थी, लेकिन जो प्रकीर्णित प्रकाश है उसमें से कुछ क्या हो रही है, कुछ तो उसी आवृत्ति की मिल रही है, कुछ प्रकाश किरणें, लेकिन कुछ कम की भी मिल रही, कुछ ज़्यादा की भी मिल रही है। ये बात उन्होंने कही। ठीक है, न्यू देखो यहाँ आई सब न्यू आवृत्ति से, लेकिन जो प्रकीर्णित हो रही है जो प्रकाश प्रकीर्णित हो रहा है, ठीक है, उसमें उन्होंने देखा कि न्यू आवृत्ति के प्रकाश तो मिल ही रहे हैं, साथ में उससे कम आवृत्ति की भी रेखाएं मिल रही हैं, उससे ज़्यादा आवृत्ति की भी रेखाएं मिल रही हैं। बात सही है। ठीक, उन्होंने कहा इसका न्यू के अतिरिक्त जो है इस तरफ कुछ न्यू माइनस न्यू वन, न्यू माइनस न्यू टू, ऐसे कुछ, और इधर कुछ न्यू प्लस न्यू वन, ठीक है, और न्यू प्लस न्यू टू, कुछ अलग अलग प्रकार की तीव्रताएं ऐसे मिल रही हैं। तो उन्होंने कहा जिनकी आवृत्ति आपतित प्रकाश की आवृत्ति से कम है वे स्टोक रेखाएं कहलाती हैं। वे क्या कहलाती हैं, आपकी स्टोक रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाती हैं, स्टोक रेखाएं कहलाती हैं, और जिनकी ज़्यादा हैं उन्हें प्रतिस्टोक रेखाएं कहते हैं। उन्होंने इस आधार पर एक ऐसे ग्राफ दिया। ठीक है, देख लेना, ये भी टॉपिक शायद सिलेबस से हटा हुआ है, लेकिन चेक कर लेना एक बार, पढ़ा दे रहा हूँ, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, ये हो गया आपका। देखो एक रेखा इधर मिली, एक रेखा इधर मिली, एक रेखा इधर मिली, है ना, एक इधर मान डाल दिया, ये उत्सर्जित प्रकाश के स्पेक्ट्रम का उन्होंने अध्ययन किया। तो ये तो न्यू मिली, ये आवृत्ति न्यू, ये तो आपके रैले रेखा होगी, इसको हम कहते हैं रैले रेखा। क्या कहते हैं इसको, रैले रेखा। ये वही रेखा है जिस आवृत्ति की प्रकाश किरणें आई उसी की मिल गई ये, लेकिन देखा उन्होंने कुछ इससे अधिक आवृत्ति की मिल रही, न्यू वन, न्यू प्लस न्यू टू, न्यू प्लस न्यू थ्री, ऐसे मिल रही। तो इन्हें उन्होंने कहा प्रतिष्ठोक रेखाएं होती हैं। इन्हें क्या कहा, प्रतिष्ठोक रेखाएं। इन्होंने क्या कहा, प्रतिष्ठोक रेखाएं। और जो इस तरफ हैं इनको इन्होंने कहा स्टोक रेखाएं। क्या कहा इन्होंने, स्टोक रेखाएं, जो कम है इसको कहा न्यू माइनस न्यू वन, इसकी कम न्यू माइनस न्यू टू और न्यू माइनस न्यू थ्री। ठीक है, तो अब देखो इस पूरे इफेक्ट को कहा गया रमन इफेक्ट। क्या कहा गया, रमन प्रभाव। ठीक है, तो रमन प्रभाव समझ में आया क्या हुआ। रमन ने डॉक्टर वेंकट रमन ने बेंजीन जैसे कार्बनिक यौगिक पर, ठीक है, प्रकाश किरणों को डालकर उससे प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता का अध्ययन करते हुए देखा कि प्रकीर्णित प्रकाश में आपतित प्रकाश की आवृत्ति के अतिरिक्त कुछ कम आवृत्ति की तथा कुछ अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणें प्राप्त होती हैं। ठीक है, जो कम आवृत्ति की होती है उन्होंने स्टोक रेखाएं कहा, तथा ठीक है, जो उससे अधिक आवृत्ति की होती है उससे उन्होंने कहा प्रतिष्ठोक रेखाएं, और जो सेम आवृत्ति की होती है उसे रैले रेखा कहा। ठीक है, इस तरीके से इस पूरे इफेक्ट को उन्होंने रमन प्रभाव कहा। क्या कहा, रमन प्रभाव। अब ये होता क्यों है, रमन प्रभाव की व्याख्या कैसे कर सकते हैं। देखो रमन प्रभाव की व्याख्या जो हम क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से कर सकते हैं, क्वांटम की,
यांत्रिक के अनुसार से। ठीक है, देखो जब तो प्रकाश फोटानों की बद्ध, मतलब जैसे बेंजीन कणों, जैसे मान लो ये माध्यम के कण हैं, ठीक है, इनको ऊपर खिसका दे, जैसे मान लो ये माध्यम के कण हैं, ये माध्यम के कण हैं, ऐसे ही माध्यम है, इसमें कई सारे कण। तो जब प्रकाश फोटान किसी माध्यम के कण द्वारा प्रत्यास्थ संघट्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है भाई, दो प्रकार का संघट्ट पढ़ा आपने, प्रत्यास्थ संघट्ट, दूसरा अप्रत्यास्थ संघट्ट। ठीक है, तो जब प्रत्यास्थ संघट्ट होता है तो फोटानों अणुओं के बीच ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता। प्रत्यास्थ संघट्ट में ऊर्जा, मतलब प्रत्यास्थ संघट्ट आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया है, ठीक है, कि कोई चीज़ गई और टकरा के तुरंत वापस आ गई, मतलब उसने ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं किया, ठीक है, बस टकराई और चली गई, निकल गई। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश फोटान माध्यम के कणों द्वारा प्रत्यास्थ संघट्ट करता है, कैसा करता है, प्रत्यास्थ संघट्ट, तो ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता है। इसके संगत हमें रेले रेखा प्राप्त होती है बीच में, मतलब जिस आवृत्ति की प्रकाश आई, जब ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं हुआ तो जाहिर सी बात जिस आवृत्ति की आई उसने अवशोषित किया, तुरंत इसने फिर से उसी आवृत्ति के प्रकाश किरणों को क्या किया, उत्सर्जित कर दिया, तो इसलिए रेले रेखा मिलती है। ठीक है, अब उसके बाद क्या मिलता है, रेले रेखा प्राप्त होती है। लेकिन जब अप्रत्यास्थ संघट्ट होता है तो ऊर्जा का विनिमय होता है। मान लो कोई जो प्रकाश फोटान आया, इससे टकराया, लेकिन इससे टकराने के बाद अप्रत्यास्थ संघट्ट हुआ, तो इसने अपनी ऊर्जा इसको दी, ठीक है, इसने अपनी इसको ऊर्जा दी। ठीक है, तो अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, कुछ परमाणु मतलब जो परमाणु यहाँ पे माध्यम के कण हैं, कुछ उत्तेजित अवस्था में होते हैं, कुछ सुप्त अवस्था में होते हैं। तो जो उत्तेजित अवस्था में अगर उससे कोई इलेक्ट्रॉन टकराए तो आपको प्रतिस्टोक रेखाएं मिलेंगी, वो पहले से उत्तेजित होती है, इसकी ऊर्जा लेके और अधिक तीव्रता से वो निकलेगा। ठीक है, तो न्यू, मान लो न्यू आवृत्ति आई और न्यू वन इसके पास पहले से थी, तो इसका न्यू प्लस न्यू वन हो गया, इसने इसको दे दी। ठीक है, अब कुछ पहले से जो पड़े हुए थे सुप्त अवस्था में, ठीक है, उदासीन अवस्था में, तो वो पहले इसको अपनी एनर्जी देंगे, तो कुछ एनर्जी वो अपनी जागृत होने में ले लेंगे, तो वो एनर्जी कम पड़ जाती है, तो न्यू माइनस वो स्टोक रेखा प्राप्त होती है इसके। वैसे परमाणु प्रायः जो है सभी परमाणु सुप्त अवस्था में होते हैं, मतलब स्थायी अवस्था में होते हैं, इसलिए हमेशा जो है हमें स्टोक रेखाएं अधिक प्राप्त होती हैं, प्रतिस्टोक रेखाएं कभी कभी मिलती हैं, कम मिलती हैं। ठीक है, बातें समझ में आई कि नहीं, तो इस तरीके से रमन प्रवाह की क्या हो गई, व्याख्या हो गई। क्लियर है, समझ में है, एक बार चेक कर लें कि ये सिलेबस में है कि नहीं, आई थिंक नहीं है। ठीक है, तो रमन प्रवाह समझ में आया। देखो रमन प्रवाह क्या है, फिर से एक बार समझ लो रमन प्रवाह की व्याख्या। देखो जब प्रकाश फोटान, भाई प्रकाश फोटान आया, फोटान प्रकाश क्या है, एक कण है ना, जब फोटान होता है, ठीक है, क्वांटम फिजिक्स में बताया गया, क्वांटम फिजिक्स के अनुसार प्रकाश जो है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप को उत्पन्न करता है, कण को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो जब कोई कण आके इससे टकराया, ठीक है, तो ये टक्कर दो प्रकार की हो सकती है, एक प्रत्यास्थ संघट्ट, दूसरा अप्रत्यास्थ संघट्ट। जब प्रत्यास्थ संघट्ट होता है तो इसमें ऊर्जा का विनिमय नहीं होता है, तो इसके संगत हमें केवल कौन सी रेखा मिलती है, रेले रेखा मिलती है, जो अभी ऊपर चित्र बना था, रेले रेखा प्राप्त होती है। लेकिन जब यही जो है किसी ऐसे फोटान से टकराता है, ऐसे अणु से टकराता है जो पहले से मूल अवस्था में है, ठीक है, मतलब सुप्त अवस्था में है, ठीक, तो वो पहले कुछ एनर्जी को लेता है फिर रिलीज करता है, तो मतलब जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति है उसमें कुछ कमी आ जाती है, ठीक है, एनर्जी कुछ कम पड़ जाती है उसकी। ठीक है, तो कम पड़ जाती है, तो इसके संगत हमें स्टोक रेखाएं मिलती हैं, न्यू माइनस न्यू वन आवृत्ति की, न्यू माइनस न्यू वन आवृत्ति की। और कुछ जो पहले से एक्साइटिंग स्टेट में होते हैं तो वो उसकी ऊर्जा लेके ज़्यादा प्रकाश को प्रकटित करते हैं, तो उसको न्यू प्लस न्यू वन कहते हैं, उनको स्टोक रेखा कहते हैं। इस तरीके से पूरी इफेक्ट को हम रमन इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये लेसन यहीं पे होता है ख़त्म। ठीक है, अब इसके न्यूमेरिकल लगवाए जाएंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।